हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 72 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्त। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर दोस्त नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 126 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, लॉर्ड लिटन। जो लॉर्ड लिटन है उसके कार्यकाल में राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां भारतीयों को देना प्रारंभ किया गया था। व्याख्या देख लीजिए। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको कब पारित किया गया था? तो 1878 में पारित किया गया। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। और किसने समाप्त किया इसको? तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया। किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने इसको क्या किया? समाप्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन इसको समाप्त किया और लॉर्ड लिटन ने इसको क्या लागू किया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 127 नंबर। 127 नंबर है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे, उदारवादी नेता थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे ये बताना है। ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से, पंजाब से। तो आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्र से। अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे, क्योंकि अधिकांश लोग पढ़े लिखे ही थे। व्याख्या देख लीजिए। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनाशा वाचा, व्योम्स चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्र से संबंधित थे या संबंध रखते थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यकार व्यक्ति सम्मिलित थे। इन्हीं का क्या है, जिसमें जो पत्रकार, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये साहित्यकार, इन्हीं का क्या है, ये जो आपका उदारवादी युग था, इन्हीं का उस पर वर्चस्व था कांग्रेस पे। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण के क्या है, केंद्र थे, आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। जो कांग्रेस की आवाज़ है वो जनता की आवाज़ नहीं है। किसने कहा है? तो फिरोज शाह मेहता। परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न भी करें। ऐसा आपके फिरोज शाह मेहता कहते थे। आगे चलते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो उग्रपंथी नहीं है, वो उदारवादी दल के नेता हैं। व्याख्या देख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे या संबंध थे। वह समभाव, मृदु, न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुत्थान या उद्धार उत्तेजनाओं के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे।
इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उनके शिष्य बन गए। गांधी जी उनके क्या बन गए? शिष्य बन गए। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये आपको मालूम है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। इन्होंने गांधी जी के शिष्य, गांधी जी क्या है? शिष्य बन गए। इन्होंने 1889 से इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में क्या लिया? भाग लिया। 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय वे के लिए नियुक्त वेली आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। कब साक्ष्य देने को कहा गया था वेली आयोग के सम्मुख? तो 1897 में। वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। व्याख्या देख लीजिए। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल या भारत सेवक समाज जिसको है उसकी स्थापना की थी। जिसको भारत सेवक मंडल जो है उसी को बोला जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो एक किसने स्थापित की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में स्थापित की थी, की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने निर्वास शास्त्री, जे.के. देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए। मतलब इस मंडल से कई जैसे शास्त्री हो गए, देवधर हो गए, जोशी हो गए, कुजरू हो गए, ये सब इसी जो आपके भारत सेवक मंडल है उसी के मतलब कार्यकर्ता थे। एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख या प्रख्यात सदस्य थे। आगे देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? रजनी पाम दत्त ने कहा है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कथन कही है ये बताना है। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी है स्वराज पार्टी, डी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रजनी पाम दत्त ने ये कहा है कि वे साम्राज्य से लड़ते भी थे, साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और साम्राज्यवाद का विरोध भी करते थे और सहयोग भी कर रहे थे। तो वो कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसके बारे में रजनी पाम दत्त ने कहा है। व्याख्या देख लीजिए। रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या जो गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद
का विरोध भी करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्रता भी कराया था। तो कई जगह कई दफ़ा इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश थे उनका सहयोग किया, जैसे में प्रथम विश्व युद्ध के समय और गांधी इरविन समझौता के भी समय जो वार्ता हुआ था उसमें भी इन्होंने कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद का सहयोग किया। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं के बदौलत इन लोग ने साम्राज्यवाद को भारत से मतलब हटा दिया, एक प्रकार से भारत को आज़ाद करवाया। ये भी इनकी कहीं ना कहीं भूमिका थी। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन 131। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों से प्रभावहीन आया। भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, ये बताना है। कब उसके प्रभावाधीन आया ये बताना है। 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, मतलब प्रभाव में आया। तो वो 1916 के बाद आया था। जैसे ही आप देखेंगे तो कांग्रेस में क्या हुआ, फूट हो जाता है 1917 में सूरत अधिवेशन में। और उसी समय आप देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन जो बहिष्कार होता है 1905 में भी आप देख लेंगे स्वदेशी आंदोलन। उन्हीं सब चक्करों में फिर उनका प्रभाव दिन पे दिन बढ़ता गया जो गर्म दल वाले थे, जिसमें बाल पाल लाल आते हैं। व्याख्या देख लीजिए। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे ये बताना है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब जाने लगे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्हें एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, उनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बाल गंगाधर तिलक इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं तब आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। व्याख्या देखिए। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे, राष्ट्रीय नायक नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्होंने लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। उन्हें क्या है, लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। आगे चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। कांग्रेस के गर्म दल से कौन संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित हैं, बाकी के तीनों जो है नरम दल से हैं, तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वह गर्म दल के 4 स्तंभों जिसमें लाल बाल पाल आते हैं, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 1894 में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से है क्या है, दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीतियां को कायरता की संज्ञा दी। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस क्या है,
क्षय रोग से मरने वाली हैं। ये कोटेशन बार बार पूछा जाता है, यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, तो वो अरविंद घोष कहे थे। और अरविंद घोष जो है गरम दल के नेता हैं। इन्होंने अपने लेख में एक बार 1893 से 1894 बीच में एक लिखा था, एक वक्तव्य लिखा था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है, और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने से भय से स्पष्ट न कहने की नीतियों को कायरता की उन्होंने क्या किया, संज्ञा दी कि ये स्पष्ट कुछ कह नहीं पाते हैं और साम्राज्यवाद जो शक्ति है उससे ये भय खाते थे, ऐसा ये कहते हैं। और आगे इन्होंने कहा जो ये कांग्रेस है ये क्षय रोग से मरने वाली है, ऐसा इन्होंने कहा। आगे देखते हैं, वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र केस करने के मामले में मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए। तो पांडिचेरी कौन गरम दल के नेता गए थे? तो अरविंद घोष। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक नेता जो आतंकवादी या गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेता था, लेकिन 1 वर्ष की सजा के बाद वह निर्वासित होकर सन्यासियों की तरह जीवन बिताने लगा और पांडिचेरी चला गया, तो वह कौन नेता था? तो आंसर आपका होगा अरविंद घोष। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं, 134 नंबर क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1903 में, बी है 15 अगस्त 1904 में, सी है आपका 15 अगस्त 1905 में, डी है 15 अगस्त 1906 में। तो आपका 34 का जो आंसर है डी सही हो जाएगा दोस्तों, 15 अगस्त 1906 में। व्याख्या देख लेते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1906 में। व्याख्या देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापना करने का फैसला हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का क्या हुआ? फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसे हम कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1906 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो सदगुरु दास बनर्जी द्वारा, सदगुरु दास बनर्जी द्वारा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो इस कथन को जरूर, इस मतलब कोटेशन को, इस तथ्य को जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इसमें कौन कौन है? तो आंसर आपका दिख गया होगा, बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी नहीं थे। बाकी के ये तीनों लोग क्या हैं? नरमपंथी हैं। बाल गंगाधर तिलक जो हैं नरमपंथी नहीं थे, एक गरमपंथी थे। तो नरमपंथी के तौर पर किसे नहीं जाना जाता था? तो वो बाल गंगाधर तिलक को नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता था। ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, उग्रवाद के 4 स्तंभों, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के क्या थे? अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह
टरटराएं तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत अच्छा कोटेशन है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा है कि किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कोटेशन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? तो ये कोटेशन है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का ये भी था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और होम रूल आंदोलन भी चलाए थे एनी बेसेंट से पहले 1916 में। 1916 याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन भी चलाए हैं 1916 में। और इन्होंने मराठा और केसरी 2 पत्रिकाएं चलाई थी, मराठा और केसरी। ठीक है, मराठा और केसरी 2 पत्रिकाएं इन्होंने चलाई थी, इनको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 136 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के जो नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? असहयोग, राजबांधव आंदोलन, अनुकूल प्रतिघटन, अविधेय। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 136 का आंसर जाएगा बी के साथ, राजा वाम बंद आंदोलन। राजा वाम बंद जो आंदोलन था वो नरमपंथी जो नरम दल के नेताओं की आंदोलन की एक पद्धति थी, राजा वाम बंद आंदोलन था। इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राज्य वामबद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। तो जो प्रमुख पद्धति थी आंदोलन की नरम दल वालों के, कांग्रेस के नरम दल नेताओं के आंदोलन की जो प्रमुख पद्धति थी राज्य वाम बंद आंदोलन था, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशनल ए कह सकते हैं। तो ये इसके आंदोलन का मुख्य पद्धति था नरमपंथियों के। आगे चलते हैं, 137 नंबर क्वेश्चन है। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर है? शेर ए पंजाब या शेर ए पंजाब किसे कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता था। इनके सर पर लाठी का भी वार किया गया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने बोला था कि मेरे सर पे जो आपने लाठी का प्रहार किया है उसका एक एक कील आपके साम्राज्य को नष्ट करने में भूमिका अदा करेगा, ऐसा इनका ताबूत खराब कर देगा। ऐसा इन्होंने कथन कहा था, कोटेशन कहा था कि बदला लेंगे लोग, आपका साम्राज्य का विनाश होगा, ऐसा इन्होंने कहा था। व्याख्या देख लीजिए। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, शेरे पंजाब भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए जो कर रहे थे, किसका नेतृत्व? साइमन कमीशन का। और साइमन कमीशन आया था 1928 में। 1928 में भारत आया था। इसका जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। आया था 1928 में, फरवरी में लगभग में। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, उसी समय लाठियों से इनके सर पे क्या किया गया था? लाठियों से इन पे क्या है? प्रहार किया गया था, जिससे ये घायल हो गए। और परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका क्या हो गया? देहांत हो गया, लाला लाजपत राय को। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 138 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। अभिनव भारत में से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए है बी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक, बी.एस. घोष। तो आंसर आपका हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत से बी.डी. सावरकर क्या है? संबंधित है। तो 138 का जो है ये सही हो जाएगा, बी.डी. सावरकर कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं इसका कुछ व्याख्या। अभिनव भारत, इसकी स्थापना की गई है 1904 में। अभिनव भारत की स्थापना कब की गई है? 1904 में। कहाँ पर की गई है? नासिक। और नासिक कहाँ पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में। संस्थापक जो है बी.डी. सावरकर हैं। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? बी.डी. सावरकर हैं। बी.डी. सावरकर, जिसका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर बोले जाते हैं, द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा जिसे अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया। तो मित्र मेला की जो स्थापना हुई थी 1899 में। मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। और उसके बाद उसी को कहीं ना कहीं परिवर्तित कर कर उसका नाम दिया गया। 1904 में एक गुप्त सभा बनाई गई जिसका नाम था अभिनव
दिनों भारत में क्या कर दिया गया, मित्र मेला को परिवर्तित कर दिया गया था। और दोनों के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे, बी.डी. सावरकर। 139 नंबर क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1908, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1907, ऑप्शन डी है 1911। तो 139 का जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा ए के साथ 1908 में। ठीक है, मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। कब बम फेंका था? तो 30 अप्रैल 1908 को। और कहाँ? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में। परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन में से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया था। आगे चलते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ऑप्शन ए है द हिंदू, बंगाली, दी महरत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देखिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और दी महत्तरता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें दोस्त, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, जितना मतलब आपके जितना कैपेसिटी है उससे 1-2 गुना ज़्यादा पढ़िए। तो समझ लीजिए आपके पास टाइम कम है, बहुत पढ़ना है, इसलिए खूब मन लगाकर पढ़िए दोस्तों। धन्यवाद।